हेलो दोस्तों, आप आ गए हैं 256 में। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, डीएफई, डैप, वेब 3.0 जिसे बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन डेप्थ में जाएंगे धीरे धीरे। पहला वीडियो था थोड़ा बेस बनाने के लिए, हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। इन दिस वीडियो ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कस करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ कभी कभार, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर अपना स्पीड थोड़ा घटाना है तो यहाँ पे आप जाके स्पीड घटा सकते हैं, या फिर आपको अपना मेरा बात अगर स्लो लगे तो आप बढ़ा भी सकते हैं। मैं आपको लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था कि आप थोड़े कुछ पैसे डोनेट करिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि खालसा एड और इंटरनेशनल है, हेमकुंद फाउंडेशन है, गिव इंडिया है, मिलाप है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोविड के लिए। अगर आप थोड़ा सा भी डोनेट करेंगे, शायद इस देश को थोड़ी और मदद मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा और सीख लेते हैं अभी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड मनी के बारे में। हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे। मैं कोशिश किया हूँ जितना ज्यादा सिंप्लीफाइड कर पाऊँ उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया हूँ, बट थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस होंगे अभी। चलिए पहले के सिनेरियो के जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक है एक, उनके पास 6 कॉइन्स है, वो उन्होंने लॉकर में रख दिया है। उस 6 कॉइन्स के अगेंस्ट उन्होंने सिटीजन्स जो है, मान लीजिए इसको बोलते हैं एम्बिशियस बॉय, इसको बोलते हैं बेचारी बीवी, और इसको बोलते हैं कॉर्नी कैपिटलिस्ट। ABC पकड़ लेते हैं। अब ए के पास बहुत सारा मेहनत करने के बाद एक बंडल ऑफ मनी उन्होंने मेहनत से कमाया है। बी ने कुछ नहीं कमाया है, शी इज अ हाउस वाइफ प्रोबेबली। और सी ने, कॉर्नी कैपिटलिस्ट ने 2 बंडल ऑफ पैसा कमाया है। अगर ये सिस्टम में, अगर ये तीनों ने, अगर तीनों चाहते हैं कि ये तीनों अपने बंडल आरबीआई को दे और गोल्ड उसके अगेंस्ट ले, तो ये तीनों ने अपना बंडल्स दे दिया। ए ने 1 बंडल दिया, सी ने 2 बंडल दिया। अभी 6 कॉइन्स थे, तो सी ने 2 बंडल दिया तो 4 कॉइन उनको मिलेगा, ए ने 1 बंडल दिया तो उनको 2 कॉइन मिलेगा। तो ऐसे ही डिवीजन हो गए। ये सेम सिस्टम अगर गोल्ड स्टैंडर्ड के अगेंस्ट लिया जाए, जो जैसे 1933 में यूएस में गोल्ड स्टैंडर्ड को हटा दिया गया, आरबीआई को अलाउ किया गया कि वो पैसे विदाउट गोल्ड के क्रिएट कर पाए। सेम सिनेरियो है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के पास 6 कॉइन्स थे लॉकर में। ए है, बी है, सी है। ए के पास अभी भी 1 बंडल है, सी के पास 2 बंडल है, बी के पास कोई बंडल नहीं है। अभी इन दिस केस आरबीआई ने कुछ स्ट्रेस आया, मान लीजिए इकोनॉमी में, कोविड हो गया या फिर 2008 जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, उनको पैसे प्रिंट करने की जरूरत पड़ गई। पैसे प्रिंट किए उन्होंने, 3 बंडल पैसे प्रिंट किए गवर्नमेंट के थ्रू। इन्होंने 3 बंडल को डिस्ट्रीब्यूट किया, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया। अभी तीनों रिच है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो पहले 1 बंडल था, उसके पास अभी 2 बंडल है। कॉर्नी कैपिटलिस्ट के पास 2 बंडल की जगह पे 3 बंडल है, और बेगम बीवी के पास एक ही बंडल, जीरो जीरो बंडल की जगह पे 1 बंडल है। अभी 6 बंडल है इकोनॉमी में। अगर वो लोग वापस पिछले केस की तरह अगर चाहे कि सारे बंडल्स आरबीआई को वापस दे, सेंट्रल बैंक को वापस दे, और उसके अगेन जो भी कॉइन्स है, जो भी गोल्ड है, वो वापस वो लोग कलेक्ट कर पाए। तो इन्होंने मान लीजिए 6 बंडल वापस दे दिया। अब देखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग हुआ लास्ट केस से। अब कॉर्नी कैपिटलिस्ट को बस 3 कॉइन मिले, 4 कॉइन के जगह पे। पहले ए को 2 कॉइन मिले और बी को 1 कॉइन मिला। अगर आप देखेंगे एसेंशियली क्या हुआ, जो पहले के जो बंडल्स थे उनका वैल्यू डिप्रिशिएट कर गया। जो पहले 2 बंडल सी के पास था उनका वैल्यू डिप्रिशिएट कर गया, इसीलिए उनको अभी 4 कॉइन की जगह पे 3 कॉइन मिला। यही जो होता है इसी को बोलते हैं वैल्यू डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। मनी का डेप्रिसिएशन, वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गए और पैसा किसी तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? डिसेंट्रलाइज्ड मनी से, जहां पे कोई एक सिंगल एंटिटी पैसे की पूरे कंट्रोल नहीं रहेगा, उसको प्रिंट नहीं कर सकता वो कोई भी सिंगल एंटिटी। हर सब कोई कम्युनिटी को, सबको उसको एग्री करना पड़ेगा कि उसके पास उस जो भी टोकन है वो मनी है, उसको एग्री करना पड़ेगा। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे, सबको एग्री करना है मनी के ऊपर।
वो डिविजिबल होगा स्मॉल ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं। आप अगर नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप लास्ट वीडियो एक बार जाके देखें, पेज बनेगा आपका, डिविजिबल हो ताकि छोटे ट्रांजैक्शंस हम लोग कर पाए। कोई भी पैसा क्रिएट करने के लिए वो उसको मेहनत करना पड़े। लास्ट जैसे गोल्ड क्रिएट करने के लिए बहुत सारा माइनिंग करना पड़ता है, कोई भी पैसा क्रिएट करने के लिए मेहनत करना पड़े, इजी टू काउंट हो और वो काउंट करने में इजी हो। तो ये डिसेंट्रलाइज मनी था। वन ऑफ द पहला डिसेंट्रलाइज मनी जो जो सक्सेसफुल रहा वो बिटकॉइन है। उसके बाद बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज आए और बहुत सारा डिसेंट्रलाइज मनी आया। बिटकॉइन पहला था जो बहुत प्रचलित हुआ। हम लोग बिटकॉइन को इन डेप्थ में जाने से पहले हम लोग को थोड़ा सा और अकाउंटिंग लेजर के बारे में समझना होगा। तो अकाउंटिंग लेजर क्या होता है? मान लीजिए ए बी सी है, ए के पास $10 है, बी के पास और सी के पास कोई पैसा नहीं है। ए चाहता है कि अपना $10 में से $5 बी को दे और $7 सी को दे। अब क्या होता है, मान लीजिए ए ने पहले $5 दे दिया है और अभी उसके पास $5 ही है, जिसके वजह से वो $7 दे ही नहीं सकता सी को, और वो जो $7 वाला ट्रांजैक्शन था वो लेन देन इनवैलिड हो गया। इसको मेंटेन करना पड़ता है, एक अकाउंटिंग लेजर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हम लोग लास्ट केस के लिए अकाउंटिंग लेजर मेंटेन करते हैं। ए के पास $10 था, बी के पास $0 है, सी के पास $0 है। ए ने अपना $5 बी को दे दिया, अब ए के पास $5 है, बी के पास $5 है और सी के पास $0 है। यही अकाउंटिंग लेजर है। इसको अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से एक फंक्शन, दो फंक्शन मेंटेन करते हैं। पहला कि अगर ट्रांजैक्शन करने जाए तो ये जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके पास मोर देन और इक्वल टू दैट मनी व्हाट इज सेंडिंग, जो भी पैसा भेज रहा है उससे ज्यादा और उस या फिर उसके इक्वल मनी उसके पास रहना चाहिए। अगर वो भेज रहा है, अगर वो है तो तो वो सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा अकाउंट से, और ए के अकाउंट से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा और बी के अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। तो यही अकाउंटिंग लेजर का फंक्शन है, मेन फंक्शन है। लेजर कौन मेंटेन करता है? आरबीआई मेंटेन करता है या फिर सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है पैसे का लेजर। सब लेजर्स कौन मेंटेन करते हैं? बैंक्स मेंटेन करते हैं, एनबीएफसीज मेंटेन करते हैं, वीजा मेंटेन करता है, मास्टर कार्ड मेंटेन करता है। और इस मेंटेनेंस के लिए वो लोग एक चार्ज करते हैं हम लोगों को। सेंट्रल बैंक्स को चार्ज करता है, एनबीएफसीज अपने बैंक कस्टमर्स को चार्ज करते हैं, वीजा मास्टर कार्ड स्वाइप करने के लिए चार्ज करते हैं। आपने बहुत सारे चार्जेस देखे होंगे। तो डिसेंट्रलाइज मनी क्या होता है? डिसेंट्रलाइज मनी लेजर होता है जो पूरे पूरे इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सब लोगों के पास एक लेजर का कॉपी है। तो इसमें क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं? मान लीजिए ए $10 बी को देना चाहता है, तो $10 देने से पहले सबको पूछा जाता है, सबके लेजर के ऊपर, कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही है? बी ने बोला हाँ, सी ने बोला हाँ, ए ने बोला हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन क्लियर हो गया, ये ट्रांजैक्शन सही है, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गया। अगर फिर से वापस मान लीजिए ए ने और $10 बी को देना चाहता है, ए ने बोला हाँ मेरे पास पैसा है, मैं दे सकता हूं, मेरे लेजर के अनुसार मैं पैसा है, मैं दे सकता हूं। जब बी और सी बोल रहे हैं आपके लेजर में पैसा नहीं है, हमारे लेजर के अनुसार आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो ना बोल देता है, एंड दैट ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड ट्रांजैक्शन। तो ए अगर चाहेगा भी तो अपने लेजर में फॉर्जरी कर सकता है, बट सबके लेजर में नहीं कर सकता है। यही डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है, ये इनवैलिड ट्रांजैक्शन है। तो डिसेंट्रलाइज लेजर का इसी से डिसेंट्रलाइज लेजर का पावर है कि कोई अपने लेजर में चेंजेस कर भी दे, वो अगर सेंट्रल बैंक अपने लेजर में चेंज कर भी दे, फिर भी सबके लेजर में चेंजेस नहीं होंगे, इसीलिए सब लोग उसको मानेंगे नहीं। डिसेंट्रलाइज लेजर का एक एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम ये था कि हर डेटा को, नया डेटा जो होता है उसको पुराने डेटा के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो कैसे लिंक करेंगे? ऑब्वियसली सोल्यूशन यही था, ब्लॉकचेन। हम लोग जिसके बारे में और एक्साइटेड हैं, ब्लॉकचेन के बारे में इन डेप्थ में जाते हैं। ब्लॉकचेन को मैं सिंप्लीफाइड वे में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, सिंप्लीफाइड वे में दिखाने की कोशिश करूंगा। ऑब्वियसली प्रोटोकॉल से अलग अलग, बिटकॉइन अलग ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में काम करता है, इथेरियम अलग ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में काम करता है, हर एक क्रिप्टो करेंसी अलग ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल में काम करता है। बट ब्लॉकचेन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको एक तरीके से समझता हूं कि एक ताला है, मान लीजिए उसके ताला में 3 चाबी यूज होता है। एक चाबी आप डालोगे, उसके अगेंस्ट आपने दूसरा चाबी डाला, तो तीसरे चाबी की जरूरत जो होगी
वो पहले दो चाबी के ऊपर डिपेंडेंट है। पहले दो चाबी में अगर आपने जो भी चेंजेस कर देंगे तो तीसरा चाबी का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इन तीन चाबी के ऊपर तीसरा चाबी ग्रीन चाबी की जरूरत है। अगर आपने बीच वाला चाबी का वेट चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, वो ग्रीन चाबी इनवैलिड हो जाएगा, शायद अभी ब्लू चाबी काम करेगा। तो यही एक ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक, यही प्रोटोकॉल है ब्लॉकचेन का मेन। अगर आप देखोगे ऐसा दूसरा ब्लॉक बनाओगे तो ये ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक, पिछले ब्लॉक के साथ कनेक्ट करने के लिए तीसरा चाबी को इस ब्लॉक का पहला चाबी बनना पड़ेगा, और उसके बाद आपने दूसरा चाबी घुसाओगे, जो भी घुसेगा उसके ऊपर वो तीसरा चाबी जनरेट होगा या फिर तीसरा चाबी की जरूरत क्रिएट होगा। तो ये चाबी है, ऐसे ही पूरा ब्लॉक बनता है। अगर आप, यही चेन है, यही एक डेटा, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। जो तीसरा चाबी है उसका पहला चाबी बन जाता है, इसका तीसरा चाबी उसका पहला चाबी बन जाता है, यही ब्लॉकचेन है। तो इसको इसको इसके एक एडवांटेजेस है, यहाँ पे कोई भी डेटा चेंज नहीं कर सकता। कैसे, हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। मान लीजिए पुराना ब्लॉकचेन लेते हैं, कोई बीच वाले ब्लॉक का बीच वाला जो वेट है वो चेंज कर देता है, हम लोग रेड से ग्रीन वेट में आ गए। जब भी वो ग्रीन वेट चेंज कर दिया, उस ब्लॉक को वैलिड होने के लिए तीसरा जो की है इनवैलिड हो जाता है और उसको नया की ढूंढना पड़ता है। वो ग्रे के जगह पे मान लीजिए ग्रीन की ढूंढा, अब वो तीसरे ब्लॉक का जो पहला की है वो ग्रीन की हो जाता है, जिसकी वजह से अभी वो लाल की इनवैलिड हो जाता है, लाल की जगह पे मान लीजिए ग्रे की आ जाता है, एंड वो नया ब्लॉक चेन बन जाता है। अब इससे क्या फायदा क्या होता है, कोई भी चेंज कर दे अपने लेजर में, अपने ब्लॉक्स में, तो वो ब्लॉक पुराने जो ब्लॉक चेन था उसके साथ मैच नहीं करता है। जैसे हम लोग देखेंगे, पुराना ब्लॉक चेन ये है ऊपर वाला, और नीचे वाला ब्लॉक चेन नया ब्लॉक चेन है जिसमें किसी ने डेटा चेंज कर दिया है। अगर आप देखोगे डेटा चेंज से पहले चेन सेम है, ये चेन करेक्ट है, ये ब्लॉक करेक्ट है, सेम ब्लॉक्स है। जब भी डेटा चेंज हो गया, वो ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में, पहले ब्लॉकचेन में अलग है जो सबके पास है, बट नीचे वाला ब्लॉकचेन जहां पे डेटा चेंज कर दिया गया वो अलग हो गया एंड वो इनवैलिड हो गया। यही ब्लॉकचेन का पावर है कि ब्लॉक्स में आप कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते, सबके पास जो डेटा है वही डेटा रहना पड़ेगा, और आपने अपना डेटा चेंज भी कर दोगे वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि बाकी पूरा ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगा आपका। तो यही ब्लॉकचेन का पावर है। इसमें एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था कि अगर बहुत सारा लोग उस चेन में चेंजेस कर दिया तो क्या होगा, मेजॉरिटी ने अगर चेंज कर दिया। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और इन डेप्थ में जाएंगे। जैसे मैंने बोला, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोनेट करिए। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खालसा एड है, हेमकुंत है, गिव इंडिया है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने, मिलाप भी है, मैंने डिस्क्रिप्शन वो डाल, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिए, और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।